देश में अगर अचानक किसी तरह का या देश में अगर आपातकालीन किसी तरह का बड़े स्तर पर कुछ घटनाएं घटती है तो हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे देश में आपातकाल लगवा देते हैं, जिसे हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी। आए दिन आप न्यूज में, टीवी में या मोबाइल में कभी सुनते होंगे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी 21 महीना का। और ये इमरजेंसी और आपातकाल अभी चर्चे की विषय बने हुए हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक करियर को बनाने के लिए कहीं न कहीं भारतवासियों को कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कुछ गलत सिस्टमों को वो बता रहे हैं। और कांग्रेस द्वारा किए गए गलत सिस्टम में एक सिस्टम है इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी लगवाई थी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपातकाल को बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो देखिए साहब, क्लियर है ना आप लोग? देखिएगा, ये हो गया आपका आपातकाल। ये देखिएगा, ये हो गया आपातकाल। ये क्या हो गया? आपातकाल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं। सबसे पहली बात, आपातकाल का उल्लेख किस भाग में किया गया? किस भाग में किया गया? तो भाग 18। आपातकाल का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 18। अब है कि किसके द्वारा लगाया जाता है? हाँ, किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाता है? तो हमारे देश में जो आपातकाल है वो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अब आपातकाल की प्रकार, मतलब आपातकाल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साहब राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? हाँ, तीसरा जो होता है ना वो होता है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय, तीसरा जो होता है ना, तीसरा जो होता है वो होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। फिर से देखिएगा, आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में किया गया है। आपातकाल की घोषणा या आपातकाल हमारे देश में अगर लगता है तो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना वो पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद हो गया 352। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। और राष्ट्रपति शासन जो है वो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल जो है वो लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो देखिएगा, अगर आपको ये वाला याद है ना, ये दोनों याद हो जाएगा। सब में 4 का अंतर है, 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, 4 जोड़िएगा तो राष्ट्रपति शासन, 4 जोड़िएगा तो वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? चलिए, और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 360। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो पूछा जाए आपसे कि किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 352। और किसके द्वारा लगाया जाता है ना? किसके द्वारा लगाया
जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और कारण बताइए इसका कारण। इसका 3 कारण है। राष्ट्रीय आपातकाल लगने का 3 कारण है साहब। पहला, अगर आपके देश में युद्ध हो रहा है या दूसरे देश द्वारा आक्रमण कर दिया गया, समझना, या जिसको बोलते हैं विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण या विदेशी आक्रमण हो गया साहब, विदेशी आक्रमण हो गया, या तो फिर सैन्य, या तो फिर जनता। ये दोनों को एक ही में रखा गया, जनता। यानी आपको बोलना है सशस्त्र शक्ति, सशस्त्र शक्ति, समझ ना। अब देखिएगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, समझ में आ रही है ना। लेकिन इसको लगाने का 3 कारण है। पहला, अगर आपका देश में युद्ध हो रहा है तो वैसी परिस्थिति में आपातकाल लगा दिया जा सकता है। या अचानक कोई देश हमारे देश पर अटैक कर दिया तो ऐसी भी परिस्थिति में आपातकाल लगा सकते हैं। या तो फिर ना कोई युद्ध हुआ है और ना कोई बाहरी आक्रमण हुआ है, लेकिन देश में ही सैन्य विद्रोह हो गया। जैसे हमारे यहाँ तो कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन और सब दूसरे देश में देखने के लिए मिलता है। या पूरे देश के जनता ही उग्र हो गया, जैसे श्रीलंका में हम लोग देखा। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपातकाल लगा दिया जाता है। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा है ना, अब तक 3 बार लगा है। हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। हाँ, पहली बार लगा था 1962 में, दूसरा बार लगा था 1971 में, और तीसरा बार लगा था 1975 में। तीसरा बार लगा था कब? 1975 में। तो हमारे देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1962, 1971, 1975। तो बताइएगा, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? किसके द्वारा लगाया जाता है? लगाने का कारण युद्ध, विदेशी आक्रमण, सैन्य, जनता या सशस्त्र शक्ति। अब तक हमारे देश में कितने बार लगा? 3 बार। पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार 1975। चलिए अब आते हैं, पहला राष्ट्रीय आपातकाल है ना। अगर पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल, तो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, वो लगा है साहब 1962 में। कब लगा है? 1962 में। अब 1962 में लगा, तो उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये सब पूछता है। तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कोई दिक्कत? और वो पूछा जाए कि प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कारण क्या था? कारण तो भारत चीन के बीच में युद्ध, भारत चीन के बीच युद्ध, भारत और चीन के बीच युद्ध। देखिएगा, भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो 1962 में लगा। उसमें हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और कारण है भारत चीन के बीच युद्ध, यानी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 में। तो कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण हुआ ना। तो चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 में, तो हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ। तो हम देश को कंट्रोल करने के लिए, माहौल को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए। चलिए अब कह रहा है कि दूसरा दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कहिएगा ना, ये लगा साहब 1971 में। कब लगा है? 1971 में। पूछेगा कि उसमें भारत के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए, उसमें भारत के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। तो उसमें 1971 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1971 में भारत के राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। कौन थे? हाँ, बीबी गिरी थे। 1971 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थी साहब इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अब कोई हमसे पूछे कि कारण बता दीजिए, कारण, तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। तो देखिएगा दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा ना, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा वो लगा आपका 1971 में। उसमें भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और कारण अगर पूछा जाए तो वह है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। अरे भैया 1971 में बांग्लादेश के लिए युद्ध नहीं हुआ था? बांग्लादेश के लिए युद्ध हुआ था ना 1971 में, हुआ था ना, भारत पाकिस्तान के बीच। इसी युद्ध में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। क्लियर? चलिए, तो 2 बार तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, लेकिन हमारे मोदी जी को 1961 वाले 1962 वाले राष्ट्रीय आपातकाल से कोई मतलब नहीं है, 71 वाले राष्ट्रीय आपातकाल से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है 75 वाले राष्ट्रीय आपातकाल से। अब सवाल है कि 1975 में कैसा राष्ट्रीय आपातकाल लग गया कि बहुत से आदमी को दिक्कत हो गया, परेशानियां हो गई। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। हम समझाने के लिए शॉर्ट में भी समझा सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में इसको गहराई से पूछ दिया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब चलते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। अब ध्यान देगा, ध्यान देगा। अच्छा, 9 बजे बैच में एक आदमी का नाम बोले थे हम, जो बोले थे कि पटना के नवाब था। 9 बजे बैच में, हाँ? नहीं, अरे नहीं, वो पटना का नवाब पहले ही से था, जो मीरन को गायब कर दिया। राम नारायण, ठीक। अब यहाँ पे एक व्यक्ति, इसका नाम है राज नारायण। सुन, मिलता जुलता नाम है ना। देखिएगा, अब कहानी को समझिएगा। तो देखिए साहब, हमको 1975, ध्यान देगा, हमको 1975 के आपातकाल का पृष्ठभूमि पढ़ना है। 1975 के आपातकाल, 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि को समझना है। तो 1975 का आपातकाल लगा होगा तो उसका कहीं ना कहीं कोई शुरुआत से ही कोई जड़ होगा, तो उस जड़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, ये हो गया 1975 का आपातकाल, ठीक है। अब देखिए इस विवाद कहाँ से शुरू हुई और कैसे आपातकाल लग गया। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि 1971 में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था। यानी 1971 में हमारे देश में क्या हुआ था? लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब इस लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र है बरेली। बरेली का आप नाम सुने होंगे। तो उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र है बरेली, और बरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी। बरेली से कौन लड़ी थी? हाँ, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के विरोध में एक व्यक्ति चुनाव लड़ा था जिसका नाम अभी क्या बोले हम? राज नारायण। हाँ, तो इंदिरा गांधी के विरोध में एक व्यक्ति चुनाव लड़े थे जिसका नाम था राज नारायण। राज नारायण। तो कहने का मतलब यह है
कि 1971 ईस्वी में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था। इंदिरा गांधी अपने फेमस सीट रायबरेली से चुनाव लड़ी और इंदिरा गांधी के विरोध में राजनारायण चुनाव लड़ गया। अब राजनारायण चुनाव लड़ गया, चुनाव की गिनती में ऐसा हुआ कि 3 से 4 बार राजनारायण इंदिरा गांधी को वोट में पीछे कर दिया। मतलब ऐसा लगा कि राजनारायण अब जीत जाएगा, इंदिरा गांधी हार जाएगा। ऐसे इस पर कैसे बनारस में लगा कि मोदी को ही हरा देगा अगला व्यक्ति, तो वैसे ही 4-5 बार ऐसा लग गया कि अब का राजनारायण बरेली का सीट निकाल लिया। लेकिन लास्ट होते 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 इंदिरा गांधी जीत गए। अब राजनारायण को हो गया शक, उसको लगा कि हम जीते हुए हैं, धांधली हुआ है। और राजनारायण बरेली सीट पर दावा ठोक दिया कि बरेली सीट तो हम ही जीते हुए थे, इंदिरा गांधी ने धांधली करवा दी और ये चोरी करवा के सीट जीत गई है। वो कर दिया इलाहाबाद कोर्ट में केस। इलाहाबाद कोर्ट में क्या कर दिया? केस कर दिया। अब इलाहाबाद कोर्ट में लंबे समय तक केस चला। इंदिरा गांधी को कहना था कि कोई धांधली नहीं हुआ है, राजनारायण को कहना था कि धांधली हुआ है। यही से विवाद की कहानी शुरू होती है। चलिए, ये हुआ 1971 की बात है। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब ये है आपकी गुजरात, ये है गुजरात। बताया जाता है कि गुजरात का एक सीएम थे, समझना, जिनका नाम था चीमन भाई पटेल। चीमन, हाँ, चीमन भाई पटेल गुजरात के एक सीएम थे। क्या वो दिक्कत है ना? गुजरात का एक सीएम थे साहब, जिसका नाम था चीमन भाई पटेल। चीमन भाई पटेल कांग्रेस पार्टी से ही सीएम थे, कांग्रेस पार्टी से ही सीएम थे। लेकिन बताया जाता है कि इनके शासन काल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार जो था वो चरम सीमा पर था। नेता से लेकर अधिकारी से लेकर मंत्री तक सब चोरे था, सब चोरे था। तो युवा लोग, जो छात्र लोग जो था, वो इनका नाम रख दिया चीमन चोर। नहीं समझे? यानी कहने का मतलब है कि इनकी शासन काल में गुजरात में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल गया कि अधिकारी चोर, मंत्री चोर, सांसद चोर, विधायक चोर, यानी जो है सब घोटालाबाजे है, सब भ्रष्टाचारी है। तो वहां के जो युवा लोग जो था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, यानी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैदान में उतर गया और एक बैनर बनाया। बैनर के हेडिंग में लिखा चीमन चोर। चीमन चोर मतलब कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को चोर बताया। चीमन नाम है चोर। चीमन चोर का बैनर बनाया और उसके नीचे लिखा कि ऐसा मुख्यमंत्री को हटाया जाए। शुरुआत में तो इंदिरा गांधी इसको इग्नोर किया, लेकिन गुजरात में लड़के लोग जो थे, गुजरात के जो युवा जो था, वही पीछे हटने वाला नहीं था। ये विद्रोह हिंसा तक पहुंच गया। हिंसा का मतलब यह है कि पार्टी का जो नेता था, मंत्री था, उस पर अटैक हो गया, कांग्रेस का ऑफिस जला दिया गया। ऐसी परिस्थिति में इंदिरा गांधी को लगा कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटाना बहुत जरूरी है, और इंदिरा गांधी इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। समझ में आ रहा है ना? समझ गए? कोई दिक्कत ना है? इंदिरा गांधी इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अब इंदिरा गांधी जब इनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो बिहार के भी मुख्यमंत्री का यही हाल था। बिहार में भी कांग्रेसी का सरकार था, बिहार में भी कांग्रेसी का सरकार था, और बिहार में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। नेता चोर, मंत्री चोर, अधिकारी चोर, सब। तो बिहार के युवा को लगा कि गुजरात के लड़के आंदोलन करके जब गुजरात में मुख्यमंत्री को हटा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं हटा सकते हैं? अब बिहार के जो लड़के था, और जो बिहार के जो छात्र था, वो गुजरात आंदोलन से ही प्रेरित होकर बिहार में भी एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका केंद्र पटना रहा, जिसका केंद्र गया रहा। लेकिन कांग्रेस सरकार यहाँ गुजरात वाला नियम नहीं अपनाया, यानी कांग्रेस सरकार यहाँ मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए नहीं किया कहा, बल्कि लड़के पर ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पकड़ पकड़ के सबको बंद करना शुरू कर दिया। तब हमारे बिहार से एक नेता आगे आए, जिस नेता का नाम था जयप्रकाश नारायण। और ये जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांति शुरू किया, जिस क्रांति का नाम था संपूर्ण क्रांति। समझना? तो चलिए, अब ये हो गया साहब हमारे बिहार में एक क्रांति। पीछे रिकॉर्ड हो रहा है ना सब? देख रहा है ना? चलो, अब हमारे बिहार में एक क्रांति शुरू हुई।
जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इसको हम लोग जेपी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सॉरी, हम लोग इसको जेपी आंदोलन कहते हैं क्योंकि इसको शुरुआत जयप्रकाश ने किया था। तो ये हो गया जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन। तो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो 1974 में हुआ। संपूर्ण क्रांति का शुरुआत 1974 में हुआ। स्थान पूछा जाए, हाँ, तो वो हो जाएगा पटना, पटना हो जाएगा। और इसका नेता कौन था? इसका नेता था साहब जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और इस आंदोलन का एक नारा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, है ना? नारा था साहब, नारा था जात पात तोड़ दो, तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। समझ में आ रहा है? मुंड है, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, नई दिशा में मोड़ दो, समाज की प्रवाह को, ध्यान देगा, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इसी आंदोलन में भाग लिए थे लालू यादव। लालू यादव का एंट्री यहीं से हुआ है। इसी आंदोलन में भाग लिए थे आपका नीतीश कुमार। इसी आंदोलन में भाग लिए थे आपका रामविलास पासवान। रामविलास, ये सब इसी आंदोलन का लड़का है, समझ ना, पासवान। ये सब बोलता है कि सब जेपी आंदोलन से उभरा हुआ है। और इसी आंदोलन में भाग लिए थे सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी का कपड़ा की दुकान था, ये कपड़ा की दुकान बांध के आंदोलन में भाग लड़े आए थे। चलिए, सुशील कुमार मोदी, है ना, ध्यान देगा। तो देखिएगा, कहने का मतलब हमको ये है, कहने का मतलब ये है कि गुजरात में जो छात्र आंदोलन हुआ, अब वो छात्र आंदोलन गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवाने पर जो मजबूर कर दिया, उसी से प्रेरित होकर बिहार के भी लड़के आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन लड़के पर सरकार भारी पड़ गया। तब गांधीवादी विचारधारा के नेता, गांधी जी का शिष्य जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार में एक आंदोलन शुरू किया, जिस आंदोलन का नाम था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का शुरुआत बिहार से ही हुआ है, भले पूरे देश में फैल गया हुआ अलग बात, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है? बिहार से। तो संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत 1974 में हुआ। किस स्थान से हुआ? पटना से हुआ। इसका नेता कौन था? जयप्रकाश नारायण। इसका नारा था जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। तो हमारे संपूर्ण क्रांति का एक नारा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इसी संपूर्ण क्रांति का से ही राजनीति शुरू किया लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी। बताया जाता है कि ये जब आंदोलन पटना से शुरू हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण पटना में भाषण दे रहे थे, तो उस समय गया में छात्रों पर गोलियां चलाई जा रही थी पुलिसों द्वारा। पटना में जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे थे, तो गया में लड़कों लोग को गोली से मारा जा रहा था। फिर भी जयप्रकाश नारायण आंदोलन को रोके नहीं, आंदोलन को जारी रखे, और ये आंदोलन बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। जब ये आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू किया, तो इंदिरा गांधी ने मीसा कानून के तहत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। एक एग्जाम में पूछा था कि संपूर्ण क्रांति का नेता जयप्रकाश नारायण को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था? वो मीसा कानून। मीसा कानून आया था 1971 में, आया था 1971 में। ये कानून भारत में सरकारी अधिकारियों का पावर बढ़ा दिया था, और भारत में अगर कोई माहौल खराब करना चाहता है तो उसको बिना सोचे समझे गिरफ्तार करेगा। तो इसी मीसा कानून के तहत आपको जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी,
भैरों सिंह शेखावत जैसे कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया मिसे कानून के तहत। ये सब के सब संपूर्ण क्रांति में शामिल था, सबको गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हुआ ना कि इंदिरा गांधी गिरफ्तार तो कर लिया, अब इंदिरा गांधी की जो वैल्यू है ना थोड़ा सा गिर रहा था, क्योंकि उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो गया था। लेकिन उसी समय इंदिरा गांधी देखिए भारत में परमाणु बम लेके आ गई, यानी अपनी गिरती छवि को तुरंत सुधार ले। दुनिया पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि इंदिरा गांधी को पद से हटना चाहिए, इसका सब के सब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। उसी समय इंदिरा गांधी ने पूरे देश में एक नया चीज लॉन्च कर दिया, और वो था परमाणु बम। और परमाणु बम लेके लाकर इंदिरा गांधी ने यह बता दिया कि बाबू हम ही देश को आगे लेके जा सकते हैं। फिर जनता इधर उधर हो गया, खुश हो गया जनता कि चलो बढ़िया काम हुआ। अब चलते हैं परमाणु बम 1974 में आया है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आवल है। 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु बम लेके आ गई उसी साल। अब चलते हैं परमाणु बम की बात करते हैं। परमाणु बम तो देखिएगा, भारत में परमाणु बम की जनक कहिएगा ना तो डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर का नाम सुने हो गया। तो भारत में परमाणु बम का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर। डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर ध्यान देगा। तो भारत में ऐसे तो परमाणु बम बनाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है, वो अलग बात है, लेकिन भारत में परमाणु बम का जनक कौन हो गया? डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर। अब देखिए क्या है, बताया जाता है कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। भारत का एक राज्य है उसका नाम है राजस्थान, और राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। और जैसलमेर में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है थार रेगिस्तान। और थार रेगिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है पोखरण। और इसी पोखरण में 18 मई 1974 ईस्वी को 18 मई 1974 ईस्वी को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और भारत ने परमाणु बम बना दिया। तो भारत ने परमाणु बम कब बनाया था? 18 मई 1974 ईस्वी को। और इस परमाणु बम का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था, यानी मुस्कुराता हुआ गौतम बुद्ध। तो 1974 में जो परमाणु बम बना था उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। चलिए, अब ये परमाणु बम बना किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी की शासनकाल में। देखिए, हमारे देश में परमाणु बम होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अमेरिका जैसा देश भारत को धमकी देता था, बड़े बड़े लोग धमकी दे रहे थे, तो हमारे पास परमाणु बम आ गया। तो इंदिरा गांधी पूरे भारत की जनता को बता दिया कि हम परमाणु बम का आविष्कार किए, हम ही भारत को बढ़ा सकते हैं। और जनता जो था वो अलबला हो गया। जो जनता विरोध में लगल था अब वो कह रहा कि इंदिरा गांधी सही है, ये तो आयरन लेडी है, ये परमाणु बम लेके आ गई। तो एक बार फिर से समझिएगा परमाणु बम के बारे में। देखिएगा, ये आपकी राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर में एक रेगिस्तान है थार रेगिस्तान में पोखरण है। और पोखरण में 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस परमाणु बम का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और इसका परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी की शासन काल में। समझ में आ रहा है? और इंदिरा गांधी की शासन काल में जब इसका परीक्षण हुआ तो सब के सब खुश, जितने भी इसके लोग हैं भारत के लोग, सब के सब खुश हो गया। अब संपूर्ण क्रांति कमजोर पड़ना शुरू हो गया। अब इंदिरा गांधी का मार के 1975 में सिक्किम राज्य को भारत मिला लिया, और सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य। इंदिरा गांधी फिर प्रूफ कर दे कि देखो, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम तो अलग राज्य था, उसको हम भारत में मिला लिए, फिर जनता खुश। तो उधर जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से
इंदिरा गांधी की सरकार को ढाने का प्रयास कर रहा था, तो इधर इंदिरा गांधी परमाणु बम सिक्किम को भारत में मिलाकर पूरे देश की जनता को खुश कर दिया। अब हो गया वहां पर मामला शांत, मामला हो गया शांत, मामला शांत हो गया। अब संपूर्ण क्रांति दब गया। अब देखिए क्या हुआ, समय गुजरा साहब, धीरे धीरे लोग भुलाना भी शुरू करता है। और हुआ क्या कि वो जो किसका नाम बताते थे, राजनारायण। अब वो जो राजनारायण था, वो जो राजनारायण था, उसको तो बरेली में इंदिरा गांधी हरा दी थी, बरेली में तो इंदिरा गांधी हरा दी थी। अभी तो इलाहाबाद कोर्ट में केस कर दिया था, इसका केस गया खुल 1975 में। अब केस खुला तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सच में इंदिरा गांधी हारल थी चुनाव। वो छल कपट करके जैसे तैसे करके जीत हासिल करवा ली, क्योंकि अंत की गिनती तक राजनारायण आगे था। अचानक गिनती रुका, इंदिरा गांधी जीत गई। तो न्यायालय ने भी 1975 में यह मान लिया कि इंदिरा गांधी ने धांधली करवाई है और ये इंदिरा गांधी की हार थी। इसीलिए हम इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा रहे हैं और इनका संसदीय खत्म कर दिया। यानी इंदिरा गांधी अब बरेली से सांसद नहीं रहेगी और 6 साल तक ये अब चुनाव भी नहीं लड़ेगी। तब बरेली सीट इंदिरा गांधी के हाथ से चल गया। 6 बरस के लिए अब इसको निष्कासित कर दिया, मतलब चुनाव से, चुनाव नहीं लड़ेगी। अब फिर से संपूर्ण क्रांति जो चुप था वो फिर से आ गया, फिर से आ गया। समझना कि इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री चोर है। पहले तो मुख्यमंत्री चोर था ना, अब प्रधानमंत्री चोर है, अब इस्तीफा दो। और सब विपक्ष वाला हंगामा शुरू, अब फिर से उग्र हो गया कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। अब 1975 सब भुला गया, परमाणु बम सिक्किम, जनता बहुत जल्दी भुला जाता है, पता है ना भुला गया, बोला इंदिरा गांधी अब इस्तीफा दो। अब इंदिरा इस्तीफा का मांग इतना तीव्र गति से हो गया, इतना तीव्र गति से हो गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रपति के पास एक सफेद कागज भेजी, बोले सिग्नेचर मारिए। और 25 जून को इंदिरा गांधी रेडियो पर आके क्या बोलती है कि भारत में 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी भारत, हाँ 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी रेडियो के माध्यम से भारत वाले को कहता है कि भारत में इमरजेंसी लग गया, आपातकाल लग गया। यानी इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल लगा दे, आपातकाल लगा दे। तब भारत में तीसरा आपातकाल कब लगा? 25 जून 1975 को। अब सब पूछना शुरू किया कि पहले ये बताइए दीदी, आपातकाल तो लगता है युद्ध में, दूसरे देश के आक्रमण में, तो ना कोई युद्ध हुआ है ना कोई आक्रमण हुआ है, आपातकाल का है। बड़ा कि अपने देश में अशांति है, बल्कि अशांति में आपातकाल नहीं लगता है। हम कहते हैं अशांति का मतलब कुछ होता है, कुछ खास लोग नाराज है। हम कहते हैं कि ऐसा बहुत आदमी को मिल जाएगा जिसको भारत में देश से नाराजगी है, बहुत से सबको तो आदमी मिल जाएगा। भारत में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसको भारत देश से ही नाराजगी है। कभी कहेगा भारत में वो सुविधा नहीं है जो अमेरिका में सुविधा है, अरे भारत बढ़िया देश नहीं है, उसको उठा के सरकारी पैसे से अफगानिस्तान में लेकर छोड़ दो, समझना। उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि भारत कहाँ है और वहां का है। जैसा वहां सब जो वहां अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा ऐसा, जो कहेगा वहीं चलेगा। तो अशांति कहने का मतलब किसी से भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हम बहुत सा जनता नाराज है, अशांत है, तो आपातकाल लगवा दीजिएगा, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो इंदिरा गांधी को चीज बोली कि अशांति फैला हुआ है, अशांति फैला हुआ, हकीकत में अशांति फैला हुआ नहीं था। ये संपूर्ण क्रांति बड़े स्तर की क्रांति का रूप ले लिया था। इनके पार्टी का मोरारजी देसाई, इनके पार्टी का नीलम संजीव रेड्डी, इनके पार्टी का जगजीवन राम, इनके पार्टी का चौधरी चरण सिंह, ये सब के सब कांग्रेस से नाराज होकर संपूर्ण क्रांति की तरफ रुख कर गया था। इंदिरा गांधी को इस बात की जानकारी मिल गया था कि हमारा ही आदमी जो है ना, वो हमारा ही विरोध में उतर गया है। चलिए, अब इंदिरा गांधी लगा दिया आपातकाल, इंदिरा गांधी लगा दिया आपातकाल। आपातकाल जब लग जाता है ना, तो आपकी मौलिक अधिकार आपके हाथों से निकल जाएगा।
और आपका पावर सीमित हो जाएगा। अगर और राज्य का भी पावर सीमित हो जाता है, केंद्र के हाथ में चल जाता है। अब और प्रधान आपातकाल में बिना वारंट के, बिना पूछे सरकार आपको उठा सकता है, कहीं से भी गिरफ्तार कर लेगा। सरकार सबकी संपत्ति जब्त कर सकती है। मीडिया वाले अगर सरकार के खिलाफ कुछ छाप दिया तो मीडिया को उस पर रोक भी लगा सकता है। आपातकाल में बहुत पावर होता है। अब लग गया आपातकाल साहब, लग गया आपातकाल। अब यह आपातकाल लगा तो देखिएगा, अब 1975 का आपातकाल तो लग गया, तो चलिए अब ये हो गया, यानी कहने का मतलब तीसरा आपातकाल ना, तीसरा आपातकाल, तीसरा आपातकाल, ये हाँ ध्यान देगा, ये हो गया तीसरा आपातकाल। तो तीसरा आपातकाल लगा ना, तो पहली बात वर्ष पूछे तो 25 जून 1975। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे उसमें, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो राष्ट्रपति थे ना, वो थे साहब आपका फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। और या हाँ, आपातकाल खत्म हुआ तो साहब ये खत्म हुआ 21 मार्च 1977 को। यानी माह अगर पूछे तो 21 माह आपातकाल लगवा दे, 21 माह तक। मार्च है, स्मॉल डेट की जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद 12 मार्च है जी, ऐसे जो भी है, मार्च है, मार्च 1977 है। 21 महीने तक आपातकाल लगवा दी। अब इंदिरा गांधी 21 महीने तक आपातकाल लगवाई कहला, जो उनके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन को दबाने के लिए लगवा दिया 21 महीने का आपातकाल। 21 महीना तक सब जनता को घर में बंद करवा दिया, कोई बाहर नहीं निकलेगा। 21 महीना बहुत बड़ा महीना होता था। लॉकडाउन में कुछ दिन रहे थे ना घर में, टेंशन हो गया था ना, ये 21 महीना का लॉकडाउन लगवा दिया, जाओ सब घर ही में रहो। अब साहब परेशानियां बढ़ गई। अब 21 महीना एक बड़ी महीना होती है। अब इसमें देखिएगा आगे क्या हुआ, जो इसका कुछ लिस्ट हमारे पास है, आपको दिखाते हैं, देखिएगा, चलिए ध्यान देगा। आइए, हाँ, 25 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी लगा, ठीक है। कहा जाता है कि भारत में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा हुआ, 2 पहले हो चुका था। ये आपातकाल में 10 लोग को तो खाली नसबंदी करवा देते इंदिरा गांधी, हाँ 10 लाख लोगों को नसबंदी करवा दिया था। नसबंदी समझते ना, हाँ ऑपरेशन, बाल बच्चा उसका नहीं होगा, जाओ जादू चल रहा है नहीं समझे। अब ज्यादा जय भारत कर रहा है, इंदिरा गांधी के जाए पकड़ के इसको ऑपरेशन करते, छोड़ो, समझ में आ जाएगा। 10 लाख लोगों की नसबंदी करवा दिया साहब। 21 महीना का आपातकाल था। 10,000 से अधिक लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया, बिना मुकदमा चलाए, कोई केस ना है, 10 आदमी को पकड़ के बंद कर दिया, जाओ 10 आदमी को पकड़ के बंद कर दिया कि जाओ जेल में रहो आराम से, कौची केस है, कोनो केस नहीं, तो रहो स्थिर से अंदर, समझा। 22 आदमी तो मर गया साहब जेल में खाली बिना मतलब के। आपातकाल से पहले कांग्रेस का 352 सीट था, लेकिन जब आपातकाल खत्म हुआ ना, और जब 77 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार गिर गई। जनता पार्टी जो था वो कांग्रेस की सरकार गिरा दिया था। देखिएगा, बताया जाता है कि आपातकाल के बाद पहली बार 1977 में चुनाव हुआ, जिसमें एक नया पार्टी आया, जनता पार्टी। जयप्रकाश नारायण का ही पार्टी था, और ये जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिरा दिया। कांग्रेस 1947 में सरकार में पहली बार आया था, और 47 से 77 तक की सरकार में रहा साहब। कांग्रेस ने लगातार 30 वर्षों तक शासन किया, 30 वर्षों तक शासन किया। बीच में इसकी सरकार नहीं, कभी नहीं गई। 47 में सरकार में आया और 77 तक रहा, बीच में इसकी सरकार नहीं गई। और कांग्रेस की सरकार गिरा तो इमरजेंसी से गिरा। इमरजेंसी में जनता का जो 21 महीना बंद कर देना घर में, 77 में जनता वोट नहीं दिया इसको, दे दिया जनता पार्टी को। देखो ना भाई, इमरजेंसी से पहले इसका सीट था 352, और जब 77 में चुनाव हुआ तो घट के हो गया 153। लो 352 में पहुंच गया 153 पर। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि
ये तो हो गया वही चीज। 26 देखिएगा 21 मार्च सही था ना, 21 मार्च समझ थे। तो 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक देश में आपातकाल लगा। ठीक है, तो जेल में ठूसे गए लोगों को जबरन नसबंदी करवा दिया, ये भी ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये इसका पूरा लिस्ट है इमरजेंसी का। चलिए अब आगे देखिए, आगे कह रहा है ना कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने आधिकारिक लेटर हेड के बजाय एक सादे कागज पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आपातकाल की घोषणा की मांग की थी। मतलब इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा की मांग की थी, तो प्रधानमंत्री का एक लेटर हेड होता है ना, तो उस पर ना ये वो कागज पर मांगी थी इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आत्मसमर्पण करते हुए इनके विनाशकारी प्रभावों पर विचार किए बिना इस पर हस्ताक्षर कर दिया। कहने का मतलब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की मांग किया, तो राष्ट्रपति भी तो पढ़े लिखे आदमी होते हैं। राष्ट्रपति पूछते ना कि कौन काहे आपातकाल आएगा, देश में क्या हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति कुछ भी नहीं पूछा, बस इंदिरा गांधी की बात मानकर सिग्नेचर कर दिया। फिर कह रहा है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल रहा। संविधान की धारा 352 के तहत ये घोषणा हुआ। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर घोषणा किया। मौलिक अधिकार निलंबित हो गया। विपक्ष के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। बिना अनुमति के खबर छापने पर रोक लगा दिया। ये करीब 1.1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।